नमस्कार बच्चों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं अनंत आईएएस कोचिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम टॉप 1500 क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं। 2024 का पूरा करंट अफेयर इन 1500 क्वेश्चन में हम कंप्लीट कराएंगे। पिछली क्लास में हमने आपको 50 क्वेश्चन कराए थे और इस क्लास में भी हम आपको 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 कराएंगे और इन 1500 क्वेश्चन से बाहर कोई भी क्वेश्चन आगे आने वाली 3-4 महीने की जो परीक्षाएं होंगी उनमें नहीं आएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन का जो फैक्ट है, जो भी फ्रेश फैक्ट है, जो भी फैक्ट रिसेंटली अपडेट हुआ है, वो अपडेटेड फैक्ट भी हमने इसमें जोड़ दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 51 को हम देख लेते हैं कि मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता। तो ये जीता है निकिता पोरवाल ने, और निकिता पोरवाल की हमने यहाँ पे फोटो भी लगा रखी है। तो मिस इंडिया 2024 का खिताब इन्होंने अपने नाम किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 हम देख लेते हैं। हानले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा। तो बच्चों, विश्व के सभी देशों के पासपोर्ट की पावर को दिखाता है ये हानले पासपोर्ट इंडेक्स। इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा, ये जानने के लिए हम ये उत्तर देख लेते हैं। 82वें स्थान पर भारत रहा। कब रहा? 2024 में। तो जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि हानले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का क्या स्थान रहा था, तो भारत का स्थान था 82वां। और टॉप यदि पूछा जाए तो आपको लगाना है सिंगापुर, और यदि सबसे लोएस्ट, जिसकी सबसे कम पावर है जिस पासपोर्ट की, तो वो है अफगानिस्तान का। कहने का मतलब इन जो मतलब टॉप जो कंट्री है सिंगापुर है, जहां पर बहुत सारे लोग ट्रेवल करना चाहते हैं, वहां का वीजा लगवाना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा जो पासपोर्ट की जो पावर है वो सिंगापुर की है। भारत में 82वें स्थान पर है। साथ ही में यदि आपसे 2025 के बारे में पूछा जाए कि हानले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान है भारत का, तो आपको 85वां स्थान लगाना है। 82वां 2024 में और 25 में लगाना है 85वें स्थान पर भारत पहुंच गया है। अब क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने त्रिपुरा के 12 शहरों के लिए कितने करोड़ रुपए की जल आपूर्ति योजनाओं की मंजूरी दी है। तो डेवलपमेंट के लिए योजना है। आप सभी को पता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक डेवलपमेंट की परियोजनाओं के लिए ऋण देता है। तो टोटल 530 करोड़ रुपया दिया गया। कौन से देश, कौन से राज्य को दिया गया? भारत देश के त्रिपुरा राज्य को दिया गया। कितने शहर में जल आपूर्ति योजनाएं? 12 शहरों में जल आपूर्ति योजनाओं के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है कि हाल ही में चर्चा में रहा सोनई रुपई वन्य जीव अभयारण्य कहां है। तो सोनई रुपई वन्य जीव अभयारण्य है असम में। इसका सही उत्तर होगा असम। तो यह सही आपको मानना है, असम। जब भी आपको यह क्वेश्चन आ जाए सोनई रुपई वन्य जीव अभयारण्य, तो आपको इसको लगा देना है। टोटल 7 नेशनल पार्क हैं असम में, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे किसी क्लास में। टोटल मतलब जितने भी इंडिया में मेन हमारे नेशनल पार्क हैं, उसकी भी हम आपकी एक क्लास लेने वाले हैं और सबको आपको मैपिंग के साथ हम बताएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन हर साल किस राज्य में किया जाता है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल का जो आयोजन है यह किया जाता है नागालैंड में। बच्चों, हॉर्नबिल एक पक्षी की प्रजाति है जो कि जितने भी आपने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं उन सभी में ये पक्षी मिलता है। तो भारत में 2 ही जगह बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, एक तो पश्चिमी घाट में और एक पूर्वी हिमालय में। तो 2 जगह आपका ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है और वहीं पर आपको मिलता है कौन सा? हॉर्नबिल। हॉर्नबिल एक पक्षी है और यह नागालैंड में पाया जाता है और नागालैंड में इसके नाम से एक महोत्सव भी अपनाया जाता है। और जो भी गिरे हुए पंख होते हैं हॉर्नबिल पक्षी के, ये लोग उसे कलेक्ट करते हैं और उससे एक मतलब मुकुट टाइप का बनाते हैं और हॉर्नबिल महोत्सव में वहां के जो आदिवासी लोग हैं इस मुकुट को पहनते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सॉइल डे। और इस बार 2024 का इसका विषय था, वो था मृदा की देखभाल, माप, निगरानी और प्रबंधन। मृदा की देखभाल मतलब वॉच करना, मेजरमेंट करना, मॉनिटर करना और मैनेजमेंट करना।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 हम देख सकते हैं, मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता भारत ने, और भारत इस प्रतियोगिता में डिफेंडिंग चैंपियन था। 2 बार का चैंपियन भारत पहले से ही था, और भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया, और उसके बाद तीसरी बार ये जो खिताब है वो अपने नाम ही रखा, डिफेंडिंग चैंपियन बने रहे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 देख लीजिए, ये कहता है कि नेतुम्बो नंदी नदेतवा को हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है नामीबिया। नामीबिया दक्षिणी अफ्रीका के आसपास का देश है, मतलब दक्षिण अफ्रीका के नाम से तो एक कंट्री है, लेकिन अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो दक्षिणी भाग है वहां पर बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका, ये सभी कंट्री आसपास हैं। तो आपको जब भी कभी मैप में दिखाना हो तो आप ये मान लीजिए कि जिस तरह से ये आपका अफ्रीका हो गया, तो यहां पर आपका नामीबिया है, यहां पर बोत्सवाना है, यहां पर साउथ अफ्रीका है। तो जब भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात आ जाती है तो ये जो हिस्सा है ये दक्षिणी अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है, दक्षिणी भाग है, और यहीं पर है आपका नामीबिया। चलिए अगले प्रश्न पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, किस देश के राष्ट्रपति को 76वां गणतंत्र दिवस 2025 पर मुख्य अतिथि के रूप में होंगे? तो ये होंगे प्रबोवो सुबियांटो, और कौन से देश के होंगे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति होंगे। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति 2025 में हमारे 76वें गणतंत्र दिवस पर एक मुख्य अतिथि के रूप में उपलब्ध होंगे। हम इनका आतिथ्य करेंगे, ये हमारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो भारतीय महिला जो क्रिकेटर हैं जो आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई हैं, यह है नीतू डेविड। नीतू डेविड भारत की क्रिकेटर रही हैं, और नीतू डेविड को इस बार आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में जो शामिल किया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि 23वीं एससीओ, मतलब ये शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 23वीं एससीओ की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो बच्चों इस जो एससीओ की बैठक हुई, एससीओ का सम्मेलन हुआ, इसकी मेजबानी की पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में इसकी मेजबानी की गई, और एससीओ की जो फुल फॉर्म है वो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना इसकी 2001 में हुई, और बीजिंग में इसका अभी मुख्यालय है। तो बच्चों ये वाले जो फैक्ट हैं ये आपको याद रखने हैं, और बच्चों आपको जल्द ही मैं आपको एक क्लास कराऊंगा जिसमें जितने भी हमारे जो वर्ल्ड ग्रुपिंग्स हैं, जैसे आसियान हो गया, ब्रिक्स हो गया, एससीओ हो गया, ईईओ हो गया, नाटो हो गया, G20, G7, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और आप सभी को एक बार में ही सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितनी भी ग्रुपिंग्स हैं, उनके बारे में हम बता देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है, हाल ही में बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के पद के रूप में इनको चुना गया, इनको ये पदभार इन्होंने संभाला। तो इसको आपको याद रखना है बच्चों। इसी प्रकार के फैक्ट, देखिए जो बड़े बड़े फैक्ट होते हैं उन पर तो लोगों की नजर होती है, उन पर विद्यार्थी की नजर पहले ही से रहती है, और वो अपने दिमाग में उन सभी को बना के रखता है, अपने नोट्स में बना के रखता है। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, और बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चों ये सोचते हैं कि सभी बैंकों के एमडी कौन पूछेगा, लेकिन इस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो बच्चों इनको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि हाल ही में एस परमेश को किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड, आईसीजी के जो मुख्य के रूप में, प्रमुख के रूप में इनको नियुक्त किया गया। भारतीय तटरक्षक बल किसको? एस परमेश जी को इंडियन कोस्ट गार्ड का प्रमुख चीफ नियुक्त किया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं कि भारत की किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को, भारत की किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को, मतलब पब्लिक लिमिटेड की कंपनी को प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो यह किया गया कोल इंडिया लिमिटेड को। बच्चों आप सभी को पता है कि कुछ कंपनियां भारत में जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं, जिनके
पिछले 3 साल के शुद्ध लाभांश का एक मतलब एक पर्टिकुलर जो यार्डस्टिक है उसको स्टैंडर्ड को पार करती हैं हर बार, और इनको कहा जाता है महारत्न कंपनियां। तो कोल इंडिया लिमिटेड भी एक महारत्न कंपनी है और इसे 2024 के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई ये पूछा जाने का पूरा चांस है कि नाइजीरिया के राष्ट्रीय पुरस्कार, जैसे भारत में सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है उसे भारत रत्न कहते हैं, इसी प्रकार से नाइजीरिया का जो सबसे बड़ा जो पुरस्कार है, राष्ट्रीय पुरस्कार है, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, ये से सम्मानित होने वाले दूसरे विदेशी नेता कौन हैं? तो भारत के नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दूसरी बार ऐसा हुआ है कि नाइजीरिया ने किसी बाहर के प्रमुख को, बाहरी देश के प्रमुख को ये अवार्ड अपना नेशनल ऑर्डर दिया हो, तो वो है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 को आप देखिए, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन हैं? तो नए डायरेक्टर जनरल हैं अमृत मोहन प्रसाद। महानिदेशक का जब भी नंबर आ जाए तो महाशब्द के लिए ना जनरल शब्द का यूज होता है, निदेशक के लिए डायरेक्टर और महा के लिए जनरल, तो इसलिए डायरेक्टर जनरल यदि पूछा जाए तो आपको लगाना है अमृत मोहन प्रसाद। उसके बाद सशस्त्र सीमा बल की जो स्थापना हुई वो 1963 में हुई और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं अनुराग गर्ग। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना कब हुई? 1986 में हुई। सशस्त्र सीमा बल की 1963 में और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की 1986 में। और इसका मुख्यालय भी कहाँ है? नई दिल्ली में इसका भी मुख्यालय है। तो बच्चों बहुत सारे मुख्यालय नई दिल्ली में है क्योंकि भारत की राजधानी भी है, इसलिए जब भी किसी क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस में नई दिल्ली हो तो इसकी 75% जो इसकी प्रत्याशा है, प्रोबेबिलिटी है कि उसका उत्तर नई दिल्ली होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68, पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान एंड निकोबार की राजधानी है का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा जाएगा? क्वेश्चन मार्क, ये रखा जाएगा श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर कहां की राजधानी है? अंडमान निकोबार की राजधानी है। और इसकी जो इसका नया नाम रखा जाएगा वो रखा जाएगा श्री विजयपुरम। और बच्चों आप सभी को कमेंट करके मुझे यह बताना है कि एक विश्व प्रसिद्ध जेल है जो कि अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में है, आपको उस जेल का नाम बताना है। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में उस जेल का नाम बताइए। हमारे बहुत सारे महान क्रांतिकारी उस जेल में रहे हैं, इस वजह से इस जेल का नाम बहुत ही फेमस है। और आपको यह भी बताना है कि इस जेल को एक अन्य नाम से भी, एक तकिया कलाम के नाम से भी जाना जाता था, तो उस नाम को भी आपको साथ में ही बताना है। उसके बाद किसने श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो बात हो रही है राष्ट्रपति की। आप सभी को पता है कि श्रीलंका एक ऐसा देश है जहां पर अध्यक्षीय शासन है। दो प्रकार की प्रणाली होती है, एक तो अध्यक्षीय प्रणाली होती है और एक संसदीय प्रणाली होती है। भारत में कैबिनेट प्रणाली है, यानी एक संसदीय प्रणाली है। भारत एक संसदीय जो सिस्टम है उसको अपनाने वाला देश है। और बहुत सारे यहाँ पर अध्यक्षीय प्रणाली है। अध्यक्षीय प्रणाली जहाँ पर राष्ट्रपति किसी देश का चीफ होता है, जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र की कार्यपालिका है, लेकिन जो वास्तविक कार्यपालिका है वो कौन है? वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो इसलिए यहाँ पर अध्यक्षीय शासन है। तो यहाँ पर जो मुख्य पद है वो यही है, अनुराग कुमार दिशानायके। अनुराग कुमार दिशानायके ने श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में, 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। उसके बाद 70वां क्वेश्चन, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, और इसको एशिया के नोबल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। और 2024 के इसके विजेता कौन है? हयाओ मियाजाकी। तो हयाओ मियाजाकी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। कब का मिला? 2024 का। और इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। उसके बाद कुल 5 लोगों को मिला, जिसमें स्थापना इसकी 1957 में हुई। पहले भारतीय जो विजेता हैं जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला वो विनोबा भावे को मिला। और आपको एक जो भारत के इस समय किसी यूटी के मुख्यमंत्री हैं उनको भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। आप सभी को कमेंट करके ये बताना है कि भारत के किस यूटी के वो मुख्यमंत्री हैं जिनको रेमन पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि वर्तमान में डीडीसीए के अध्यक्ष कौन है? तो दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट
क्रिकेट कंट्रोल एसोसिएशन के अध्यक्ष पूछे गए हैं। तो डीडीसीए बच्चों दिल्ली डेवलपमेंट क्रिकेट एसोसिएशन नहीं है, इसका जो फुल फॉर्म है, कई बार एक बार ये भी पूछा गया था, फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो वहां पे डी की ना दिल्ली जो है बच्चे गलत उसको लगा के आ गए, तो दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन इसकी फॉर्म है। बच्चे वहां पे दिल्ली डेवलपमेंट क्रिकेट एसोसिएशन लगा के आ गए, जो कि गलत है। तो यहां पर है दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट। तो ये है रोहन जेटली, जो कि हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री जो हमारे अरुण जेटली जी थे, जो कि अब स्वर्गीय हैं, स्वर्गीय अरुण जेटली जी थे, उनके बेटे हैं रोहन जेटली, और ये डीडीसीए के अध्यक्ष भी हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72, किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने 18 दिसंबर 2024 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो बच्चों ये जो डेट है 18 दिसंबर, इसके साथ में आपको एक फैक्ट और भी बताऊंगा ताकि वो फैक्ट आपको याद हो जाए। तो ये जो क्रिकेटर हैं ये रविचंद्रन अश्विन हैं, भारत के एक महानतम टेस्ट क्रिकेटर में से ये एक हैं, क्योंकि इन्होंने आंकड़ा जो पार किया है 537 विकेट का। टेस्ट क्रिकेट में 537 से के आंकड़े को पार करने वाले कुछ ही भारतीय हैं, जिनमें रविचंद्रन अश्विन भी एक हैं। और वनडे में इन्होंने 156 विकेट लिए और टी20 में इंटरनेशनल में इन्होंने 72 विकेट लिए। सबसे अच्छी बात इस क्रिकेटर के साथ यह है कि इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 1450 और 600 भी लगाए हैं। एक बॉलर होने के बाद भी इन्होंने मतलब क्योंकि इनका जो अहम रोल था वो एक बॉलर के रूप में ही था, एक गेंदबाज के रूप में ही था, उसके बाद भी इन्होंने ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए 6 शतक भी लगाए हैं और 14 अर्धशतक भी लगाए हैं, और टोटल 3500 रन से ज्यादा रन इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में बनाए हैं। टोटल 100 से अधिक इन्होंने टेस्ट क्रिकेट मैच भी खेले हैं। उसके बाद 18 दिसंबर, ये फैक्ट जो आपको हमने अभी बताया, 18 दिसंबर को ही रविचंद्रन अश्विन ने विश्व क्रिकेट से एक तो संन्यास भी लिया, इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास भी लिया। साथ ही में क्वेश्चन 73 भी आप देख लीजिए कि अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर भी आपका 18 दिसंबर है। 18 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, और 18 दिसंबर 2024 को ही रविचंद्र अश्विन ने मतलब जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसको अलविदा कहा। तो कई बार कुछ 2-3 फैक्ट जो एक कन्फ्लुएंस करते हैं ना, वो फैक्ट हमें याद रह जाते हैं। तो 18 दिसंबर आपको 2 क्वेश्चन में याद कराने के लिए मैंने इसको यहां पर जो प्रयोग किया है। उसके बाद प्रवासी भारतीय दिवस भी एक, जो ये तो हो गया इंटरनेशनल प्रवासी दिवस, और ये हो गया प्रवासी भारतीय दिवस। ये कब मनाया जाता है? ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस हर 2 साल में, हर 2 साल के बाद, मतलब बाइनियल मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। और 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, इसका एक विशेष कारण है। सन 1915 में 9 जनवरी को ही जो भारत के राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी, वो अफ्रीका से वापस लौटे थे। किस लिए लौटे थे? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद जाने के लिए लौटे थे। और इन्होंने अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से ये मतलब एक प्रेरणा ली थी कि मुझे अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए एक मतलब क्रांति में साथ देना पड़ेगा। इसलिए ये 9 जनवरी को भारत वापस लौटे, और इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74, किस देश में पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे ज्यादा मेडल जीते? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने। और कितने मेडल जीते? 126 पदक जीते। हाल ही में भारत ने, क्वेश्चन नंबर 75, कि भारत ने किस देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर होगा मालदीव। तो बच्चों इसका मतलब यह है कि मॉरिशस में और मालदीव में आपका जो पेटीएम है, आपका जो फोन पे है, जहां जहां यूपीआई का प्रयोग होता है, उन सभी से आप पेमेंट कर सकते हैं। कोई मतलब सामान खरीद सकते हैं, किसी सेवा का लाभ ले सकते हैं, और आप वहां पे यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है। जो लोग टूरिस्ट के तौर पर मॉरिशस या मालदीव जाना चाहते हैं, जाते हैं, तो उनको ये यूपीआई सेवा का लाभ मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 76, किस भारतीय को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग, देखिए बच्चों, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के
दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो किसको चुना गया? अभिनव बिंद्रा जी को चुना गया। और अभिनव बिंद्रा जी ने भारत के लिए यह कारनामा किया था कि 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल में 10 मीटर एयर राइफल, तो देखिए बच्चों इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, अगर आपसे पूछा जाए तो 10 मीटर एयर पिस्टल भी कहीं पूछा जा सकता है, एयर पिस्टल नहीं। अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल में अपना अवार्ड जीता था। कौन सा अवार्ड जीता था? स्वर्ण पदक जीता था भारत के लिए। ठीक है बच्चों, 10 मीटर एयर राइफल में। और कब जीता था? बीजिंग ओलंपिक में। और कौन से सन में? 2008 में। ठीक है बच्चों, ये आपको ऐसे याद हो जाएगा। विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। ये 12 अगस्त को जो एलिफेंट डे अब मनाया जाएगा 2025 में, उसका ये क्या कहते हैं थीम होगा? टू हेल्प एलिफेंट्स ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर। ये होने वाला है इसका थीम पूछा जाए वर्ल्ड एलिफेंट डे का, तो आप यहां से ये थीम प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, किसे दिसंबर 2024 में बीसीसीआई का कार्यवाहक सचिव नियुक्त किया गया है? हालांकि बाद में इन्होंने प्रॉपर मतलब परमानेंट सचिव बनने के लिए भी इन्होंने अपनी अर्जी जो है वो दायर कराई। और इसको जो इनका नाम है वो है देवजीत सैकिया। और देवजीत सैकिया को बीसीसीआई का कार्यवाहक सचिव पहले नियुक्त किया गया था और अब इन्होंने परमानेंट पोस्ट के लिए इन्होंने अप्लाई किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79, साल 2024 में भारतीयों द्वारा किस टूरिस्ट स्पॉट को गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया? तो इसका सही उत्तर होने वाला है अजरबैजान। और साल 2024 में गूगल के ईयर इन सर्च 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारतीयों की घूमने के नजरिए से सबसे पसंदीदा जो जगह रही है वो कौन सी रही है? वो रही है अजरबैजान। अजरबैजान को भारत ने सबसे ज्यादा टूरिस्ट स्पॉट के रूप में गूगल पर सर्च किया और ये गूगल की ही रिपोर्ट बताती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि पहले भारतीयों को भारत तो घूम लेना चाहिए। भारत भी घूमने की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है, बहुत ही ज्यादा अतुलनीय है। तो हमें सबसे पहले भारत को घूम लेना चाहिए, तब किसी देश के बाहर देश की तरफ जाना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर उसके बाद 80 देखते हैं। 79 पूरा हो गया हमारा, हाँ 79 हो गया। क्वेश्चन नंबर 80, राइस वाइन। देखिए बच्चों, चावल से बनने वाली वाइन जिसका नाम है साके को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को द्वारा मान्यता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में, मतलब एक तो होती है टेंजिबल हेरिटेज ऑफ वर्ल्ड और एक होती है इनटेंजिबल अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में साके राइस वाइन को शामिल किया गया है। और राइस वाइन ये कहां की है? ये है जापान की। और कैसे बनाई जाती है? चावल के दानों की बाहरी परतों को हटाकर उसके भीतरी भाग को फर्मेंटेड किया जाता है, किण्वित किया जाता है। और साके को जापान का राष्ट्रीय पेय भी माना जाता है। किससे बनाई जाती है? चावलों से बनाई जाती है। चावल को फर्मेंट करके बनाई जाती है, फर्मेंटेशन करके बनाई जाती है। और ये जापान का जो ये वाइन है साके वाइन, ये जापान की राष्ट्रीय पेय भी इसको माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, अगस्त 2024 में भारत का नया कैबिनेट सचिव किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया है टीवी सोमनाथन को। टीवी सोमनाथन इसका सही उत्तर है। और टीवी सोमनाथन की मैंने यहां पे फोटो भी लगाई है। और इससे पहले इनको अगस्त, जैसे ही 31 अगस्त को इनको 30 अगस्त को इनको भारत का नया कैबिनेट सचिव बनाया गया। और इससे पहले अप्रैल 2021 से लेके और अगस्त 2024 तक ये भारत के वित्त सचिव भी रहे हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया भी रहे हैं। और अब ये बन गए हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। नॉर्मली ब्यूरोक्रेसी में जो सबसे बड़ा जो पद है वो कैबिनेट सेक्रेटरी का ही होता है। और हर एक आईएएस ये सपना देखता है कि मतलब रिटायर होने से पहले उसको कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया जाए। हालांकि लेकिन बहुत कंपटीशन होता है, आप सभी जानते हैं कि हर एक आईएएस कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं बन सकता है। और इससे पहले टीवी सोमनाथन जो थे वो फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे और अब ये बन गए हैं कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, यानी कि ब्यूरोक्रेसी की सबसे बड़ी पोस्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82,
पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो भारत रहा 71वें स्थान पर, और टोटल भारत को कितने पदक मिले हैं? 6 पदक मिले हैं, जिसमें मनु भाकर ने भी भारत को 2 पदक दिलाए थे। तो भारत की इस बेटी के लिए मतलब हम बहुत ही इसको शुभकामनाएं देते हैं कि भारत ने टोटल 6 पदक जीते, जिसमें 2 पदक मनु भाकर ने दिलाए। और इस बार खेल रत्न पुरस्कार, जिसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न बोला जाता था और अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न बोला जाता है, ये दिया गया है किनको? 4 खिलाड़ियों को दिया गया है, जिसमें एक मनु भाकर का भी नाम है। क्वेश्चन नंबर 83, दिसंबर 2024 में झारखंड विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये चुना गया है रविंद्रनाथ महतो को, झारखंड की विधानसभा का नया अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 84, किसे हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? चेयरमैन नियुक्त किया गया। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन होंगे विपिन कुमार। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो गठन हुआ वो 1995 में हुआ, और इसका जो मुख्यालय है वो भी नई दिल्ली में है। तो बच्चों, जितने भी हमने आपको बताए, सशस्त्र सीमा बल भी बताया और उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी बताया, इन सभी का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 85, उसके बाद देखते हैं वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत का स्थान रहा 79वां स्थान, प्लेस नंबर 79। और इस जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है, इसमें नंबर 1 पर जो कंट्री रहा, जो सबसे ज्यादा नियम और से चलने वाली जो देश है, कानून से चलने वाला देश है, उसको डेनमार्क को उसका जो उपलब्धि हासिल हुई, डेनमार्क को बताया गया कि ये सबसे ज्यादा कानून से चलने वाला देश है। और सबसे ज्यादा ऐसा जो देश जहां पर कानून की नहीं मानी जाती है वो है वेनेजुएला। वेनेजुएला को मतलब इस लिस्ट में सबसे निचले स्थान पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 85 हमारा हो गया। उसके बाद 86 में किस राज्य में वर्धा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? आप सभी को पता है कि जब कांग्रेस में महात्मा गांधी जी थे तो उन्होंने एक वर्धा योजना भी पेश की थी, और ये वर्धा वही है जहां पर गांधी जी का एक आश्रम भी है, और वर्धा आश्रम कहाँ है? गुजरात में है। और यहीं पर है वर्धा वन्यजीव अभयारण्य। और ये वर्धा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? देखिए बच्चों, ये यहां पर देख लीजिए आप, ये जो पूरा हमारा पश्चिमी गुजरात है, इसका हमने यहाँ पे नक्शा बनाया है। यहाँ पर है कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और यहाँ पर है नारायण सरोवर सेंचुरी, यहाँ पर है कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी, और यहाँ पर है जंगली गधा अभयारण्य, और यहाँ पर है पनिया वाइल्ड लाइफ अभयारण्य, और यहाँ पर है खिजाड़िया। खिजाड़िया आप सभी को याद होगा कि खिजाड़िया वर्ल्ड सेंचुरी अभी हाल ही में चर्चा में रही थी, और ये रामसर जो स्पॉट है उनमें भी है। और यह है नल सरोवर सेंचुरी, और यह है जैसोर क्लॉथ बियर सेंचुरी, और यहां पर यह है ब्लैक बक नेशनल पार्क। और अब आपको हम बताते हैं गिर नेशनल पार्क। यह है आपका गिर नेशनल पार्क यहां पर, जहां पर एशियाई शेरों की सबसे बड़ी जनसंख्या भारत में निवास करती है, और विश्व में भारत एशियाई शेरों के मामले में नंबर 1 पे है। भारत में सबसे ज्यादा एशियाटिक लॉयन पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वर्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। तो बच्चों, ये जो दिखाई दे रहा है ये पोरबंदर का इलाका है। पोरबंदर के इलाके में ये वर्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और इसके नीचे ही पोरबंदर वर्ल्ड सेंचुरी भी है। तो बच्चों, जब भी आपसे कोई पूछे कि वर्धा जैव मंडल अभयारण्य कहाँ है, तो आपको पोरबंदर भी लगाना है। और साथ में ये जो, मैं दोबारा इसको बता दे रहा हूं, ये जो एरिया है यहां पर आपका वर्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो पूरी मैपिंग के साथ मैंने आपको बता दिया, सब चीज बता दी, नारायण सरोवर भी बता दिया, गिर नेशनल पार्क भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। और अगर जब भी हम आपको नेशनल पार्क बताएंगे तो उसमें भी हम आपको बहुत अच्छी तरीके से मैपिंग के साथ बताएंगे। उसके बाद भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन कहां हुआ? तो यह हुआ गुजरात में। भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री भारत में। क्वेश्चन नंबर 88, हाल ही में किसे बायो साइंसेज लीडरशिप के लिए जमशेदजी टाटा पुरस्कार मिला? तो ये मिला किरण मजूमदार शाह को
भारत की सबसे पैसे वाली महिला, सबसे ज्यादा अमीर महिला का भी टाइटल किरण मजूमदार शाह को ही मिला है, और किरण मजूमदार शाह को भी कोई बायो साइंस लीडरशिप का जमशेद जी टाटा पुरस्कार भी दिया गया। और ये जो ओनर हैं शायद बायोकॉन सोलर लिमिटेड की ये ओनर हैं। तो जब भी बायोकॉन का नाम आए आपको याद आना चाहिए किरण मजूमदार शाह। क्वेश्चन नंबर 89, HSBC इंडिया, ये एक बैंक है, ने HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की? तो इंडियन होटल कंपनी के साथ इन्होंने साझेदारी की। ठीक है, किसने की? HSB इंडिया ने। क्वेश्चन नंबर 90, हाल ही में आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन द्वारा जारी किया गया? तो ये जारी किया गया राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया ईस्टर्न किरेको। ईस्टर्न किरेको जो कि नॉर्थ ईस्ट से भारत की रहने वाली हैं, नॉर्थ ईस्ट से आती हैं, और इनको इंग्लिश के लिए ईस्टर्न किरेको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो बच्चों जब भी आपसे साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा जाएगा, किसी भी भाषा का पूछा जाए, हिंदी का आपको जरूर याद रखना है। हिंदी का साहित्य का जो है बार बार पूछा जाता है, और हिंदी साहित्य के लिए कवयित्री गगन गिल को उनकी कृति मैं जब तक आई बाहर के लिए पुरस्कार दिया गया। और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है विजेताओं को क्या दिया जाता है? इनको दिया जाता है एक ताम्रपत्र, एक कांस्य पत्र, एक ताम्रपत्र दिया जाता है, एक शॉल दी जाती है, और नकद राशि दी जाती है। कितनी? 1 लाख रुपए। साहित्य अकादमी पुरस्कार में एक तो आपको ताम्र पदक दिया जाएगा, एक शॉल दी जाएगी, और 1 लाख रुपया दिया जाएगा। तो जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 92, किस बैंक को हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया? तो नन अदर देन SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी जुलाई 1955 में इसका मुख्यालय हुआ मुंबई, और इसकी स्थापना हुई 1955 में। क्वेश्चन नंबर 93, ये कहता है पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने हाल ही में कौन सी योजना लॉन्च की? तो इन्होंने बंगलार बारी आवास योजना भी लॉन्च की, और ये राष्ट्रीय आवास योजना की तरह ही है। और इसमें क्या किया जाता है कि ये पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए है, सरकार की मदद से अपना घर बनाने की एक बड़ी योजना है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए कि हाल ही में फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024, फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 के टाइटल किसने जीता? तो ये जीता रियल मैड्रिड ने। रियल मैड्रिड ने जीता ये टाइटल। फुटबॉल से संबंधित है रियल मैड्रिड एक क्लब है, और ये जो टाइटल है फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप ये जीता हमारा रियल मैड्रिड ने। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2024 का अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता स्पेन की एटाना बोनमटी ने। स्पेन की एटाना बोनमटी ने। पहले जो 50 क्वेश्चन कराए थे हमने आपको, उसमें हमने पुरुष जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है फीफा के उनका नाम बताया था, जो कि थे विनीशियस जूनियर। और विनीशियस जूनियर जो हैं वो एक गोलकीपर हैं। इस बार के जो वर्ल्ड कप में उन्होंने बहुत सारे गोल बचाए, इसलिए उनको इस पुरुष की श्रेणी में दिया गया अवार्ड। और एटाना बोनमटी को स्पेन की हैं जो, इनको 2024 का सर्वश्रेष्ठ महिला फीफा खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया। क्वेश्चन नंबर 96, भारत के हर साल, देखिए भारत में 29 नवंबर को हमने संविधान को एकीकृत, अंगीकृत और आत्मार्पित किया। हमने अपने आप को ही सौंपा, और क्योंकि भारत में भारत की जनता के द्वारा ही शासन किया जाता है, भारत की जनता के लिए ही किया जाता है, तो भारत की जनता ने भारत को ही ये संविधान सौंपा। और ये 1949 से हर साल हम संविधान दिवस मनाते हैं। और इस साल जो 26 नवंबर का जो थीम था वो था संविधान हमारा स्वाभिमान हमारा। तो संविधान दिवस पे इस बार जो थीम था वो था संविधान हमारा स्वाभिमान हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 97, आईपीएल नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी के जो ऋषभ पंत को किस टीम ने खरीदा? तो लखनऊ सुपर जॉइंट ने इनको खरीदा 27 करोड़ में। तो आप सभी को याद है बच्चों, जब आईपीएल शुरू हुआ था तो पूरी टीम ही
पूरी टीम की जो एवेल्युएशन होती थी वो 27 करोड़ थी। आज एक खिलाड़ी 27 करोड़ का खरीदा जा रहा है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि आईपीएल तब से लेकर अब तक आईपीएल ने कितना डेवलपमेंट किया। क्वेश्चन नंबर 98, झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो ये की हेमंत सोरेन ने। और उस समय कौन थे राज्यपाल? उस समय राज्यपाल थे संतोष गंगवार। संतोष गंगवार उस समय राज्यपाल थे। क्वेश्चन नंबर 99, किसे हाल ही में ब्रह्मोस एयरस्पेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ब्रह्मोस एयरस्पेस कहां की है? ये भारत की क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल मतलब कि ये एक सरल पथ पर गमन नहीं करती हैं, ये एक टारगेट के पीछे गमन करती हैं, इसलिए इसको बोला जाता है क्रूज मिसाइल। और ब्रह्मोस एयरस्पेस का नया जो प्रमुख नियुक्त किया गया है वो है डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं कि भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहां किया गया? तो ये किया गया लेह में। क्वेश्चन नंबर 100 का जवाब है लेह। और ये अमारा राजा इंफ्रा, अमारा राजा इंफ्रा और एचबीएल दो बैटरी को बनाने वाली सबसे बड़ी नहीं कह सकते लेकिन बड़ी कंपनियां हैं। और अमारा राजा इंफ्रा नहीं, एनटीपीसी इंडिया, एनटीपीसी लिमिटेड के लिए ये स्टेशन ये स्थापित किया। और यह स्टेशन प्रतिदिन 80 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करता है। हाल ही में, अब ये क्वेश्चन नंबर 101 जो इस स्लाइड पर है, आखिरी क्वेश्चन है, इसे भी हम देख लेते हैं कि हाल ही में आयोजित लॉस वेगास ग्रांड प्रिक्स, लॉस वेगास ग्रांड प्रिक्स, जहां बच्चों ग्रांड प्रिक्स का नाम आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि ये फॉर्मूला 1 रेस है। और फॉर्मूला 1 की जो रेस है लास वेगास ग्रांड प्रिक्स का, इसका टाइटल किसने जीता ये हम आपको बताएंगे। ये जीता मैक्स वेरस्टेपन ने, मैक्स वेरस्टेपन ने ये जीता। और ये कौन सी क्लब के हैं? ये रेडबुल क्लब के हैं। और इन्होंने लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स में अपना चौथा फॉर्मूला 1 जीता। तो बच्चों ये थे वो क्वेश्चन जो हमने इस सीरीज में अगले 50 क्वेश्चन कराए हैं, क्वेश्चन नंबर 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक। और इससे बाद हम जो कराएंगे क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 150 तक आपको कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इस क्लास में इतना ही। अब हम आप सभी से विदा लेते हैं। आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को पढ़िए। कई बार ऐसा भी होता है कि जो फैक्ट हम पढ़कर जाते हैं वो सीधे सीधे सवाल परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको ये फैक्ट रखने हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जो 1500 क्वेश्चन हम करने वाले हैं आने वाली 3-4 महीने में जितनी भी परीक्षाएं होंगी उनमें किसी में भी ये क्वेश्चन, बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इन्हीं 1500 में से आपसे फैक्ट पूछा जाएगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।